अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं जिनका योग 15 है और वो तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि हम उनमें 1, 4 व 19 क्रमशः 1, 4 व 19 जोड़ेंगे तो किस में आ जाती हैं? गुणोत्तर श्रेणी में आ जाती हैं। तो हमें वो संख्याएं क्या हैं ये पता करके बताना है। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तीन संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में है तो हम क्या मान सकते हैं? a माइनस डी, a प्लस डी। यह तीनों की तीनों संख्याएं किस में मान ली गई? AP में मान ली गई। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 15। तो पहला काम तो यही पूरा कर लेते हैं कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 15। तो 3a बराबर 15, a बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 5। a का मान तो मिल गया, a का मान मिल गया। इसका लिए जो संख्या है वो क्या बन गई? 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। ये संख्याएं जो AP में हमें दी गई थी। अब बोला जा रहा है कि इन संख्याओं में से 1, 4, 19 जोड़ दो। तो जोड़ दो, 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 4, 5 प्लस डी प्लस 19 जोड़ दो। यह जोड़ते ही संख्याएं AP से बदल के किस में आ जाती हैं? गुणोत्तर श्रेणी में। तो अब ये क्या बन गई? एक GP बन गई। तो हो जाएगी 6 माइनस डी 9 और ये हो जाएगा 24 प्लस डी। यह मिलके गुणोत्तर श्रेणी बना रहा है। यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर में श्रेणी में होती है, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B स्क्वायर बराबर AC। इसका 9 का होल स्क्वायर बराबर 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। इसको हल करके हम किसका मान निकालेंगे? D का मान निकालेंगे। बेटा ये आएगा 81 बराबर 24 इंटू 6, ये 120, 144 प्लस 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर। और हल करें इसको, कितना बनता है बेटा? ये 81 बराबर 144, 6d माइनस 24d हुआ माइनस 18d माइनस डी स्क्वायर। और आगे हल करें इस समीकरण को, ये बनेगा डी स्क्वायर इधर आकर के बनेगा प्लस 18d, ये इधर आएगा। तो 144 और 81, 144 में से आपने 80 घटाया, आपके पास आया 60। ठीक है, और 64, तो ये आपके पास मिल रहा है माइनस का 63 बराबर 0। ठीक है, ये आपको मिल रहा है माइनस 63 बराबर 0। अब क्या पूछा गया है आपसे? आपसे ये पूछा गया है तो संख्याएं क्या है। तो a तो मिल गया था, उसी में अगर a के साथ साथ d भी मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं। 63 मतलब 9 और 7, तो इसके गुणनखंड हो रहे हैं क्या? ये चेक कर लें अपन एक बार। 6d माइनस 24d 63। दूसरा आप क्या बनेगा? 18 के साथ बनेगा अपने पास 9 और 2, 9 और 2 में नहीं आएगा। 6 और 3 ये भी अपने पास नहीं आएगा। तो इसके गुणनखंड संभव। समीकरण डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63 बराबर 0 बन गया। d का द्विघात बन गया तो d के अब मान मिल जाएंगे। d के मान क्या आ जाएंगे? डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 बराबर 0। गुणनखंड कर लेते हैं इसके, तो हो जाएगा d प्लस 21 माइनस 3d प्लस 21 बराबर 0। d प्लस 21 इंटू डी माइनस 3 बराबर 0। d का मान एक तो 3 मिल रहा है और एक d का मान आपको माइनस 21 मिल रहा है। तो बेटा a मिल गया, d मिल गया, a 5 आ चुका है। देयरफॉर नंबर्स आर, जो संख्याएं हमसे पूछी थी वो मिल जाएंगी। एक बार d 3 लेंगे और a को 5 लेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ रखेंगे अपन a माइनस डी, a प्लस डी के अंदर, तो ये आ जाएगा 2, 5, 8। एक बार d को माइनस 21 लेंगे और a बराबर 5 लेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। a माइनस डी मतलब ये होगा 26, 5 और फिर यहाँ पर आएगा 5 माइनस 21 मतलब माइनस 16। तो ये बनेंगे अपने आंसर। ठीक है बेटा, करना क्या था? संख्याएं जो थी वो किस में दी गई थी? AP में। उसके अनुसार समीकरण बना, उस समीकरण को हल कर लें, a का मान निकाल लें योग से। दूसरी बात, जो संख्याएं हैं उनमें 1, 4, 19 जोड़ने पर गुणोत्तर श्रेणी में पहुंच जाती हैं तो GP की शर्त लगा दें। ये GP की शर्त लगा दी गई। ठीक है, ये 9 था यहाँ पर,
जीपी की शर्त लगा दी, जीपी की शर्त को हल करें, डी का द्विघात, डी के दो मान, आंसर दे। अब ऐसा ही सवाल एक और लिखा हुआ है, ध्यान से देखना 11वें सवाल पे। गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं हैं, पहले किसमें थी, समांतर में। गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 56 है, इनमें से 1, 7 व 21 घटा दिया जाए, पहले जोड़ा गया था अब घटा दिया जाए तो यह समांतर श्रेणी में आ जाती है, ठीक है। अब सवाल को हल करने के दोनों तरीके हैं, या तो मैं गुणोत्तर श्रेणी से शुरुआत करूं या मैं पिछले सवाल की तरह ही समांतर श्रेणी से शुरुआत करूं। आसान क्या करेगा, समांतर श्रेणी से शुरुआत करना, है ना। तो हम समांतर श्रेणी के रूप में ही शुरुआत करते हैं, पिछले वाले सवाल की तरह ही इस नए सवाल के लिए भी, और समीकरण बना करके संख्याएं ज्ञात करते हैं, ये संख्याएं क्या हैं। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि उनका योग 56 है, उनमें से घटाया गया 1, 7, 21, फिर वो किस में आ गई हैं, समांतर श्रेणी में। तो हम रिवर्स चल रहे हैं, समांतर श्रेणी में मान लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, हमने ये संख्याएं मान ली। घटाने के बाद एपी में आई थी, इसका मतलब जोड़ने पर किस में चली जाएंगी, जीपी में। फिर से सुनो, जीपी में थी, उनमें से घटाया तो वो एपी में आई है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, एपी में मान ली है, उनमें जोड़ेंगे तो जीपी में चली जाएंगी। ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस 1, a प्लस 7, a प्लस डी प्लस 21। अब ये किस में पहुंच गई हैं, जीपी में पहुंच गई है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा था कि जब जीपी में थी तो घटाने पर एपी में आती थी, हमने उल्टा काम कर लिया, एपी में मान करके उनमें जोड़ करके उनको जीपी में ले आए। अब उनका योग कितना है, 56 है। तो a माइनस डी प्लस 1 प्लस a प्लस 7 प्लस a प्लस डी प्लस 21 बराबर कितना दिया हुआ है, 56। बेटा ये डी और डी तो गया, ये आ गया 3a बराबर 56, 21 और 7 ये हुआ 28 और ये हुआ 29 माइनस 29। तो 3a बराबर 56 माइनस 30, ये हो जाएगा 20, 31। तो a का मान आ जाएगा आपके पास 31 बटे, एक बार चेक कर ले इसको, 29 ये हो रहा है आपके पास, 31 नहीं आ रहा है, एक मिनट, 31 नहीं आ रहा है, ये आपके पास आएगा 27 बटे 3, तो a का मान आ जाएगा 9। ये a मिल गया आपको, 9 a मिला आपको। अब ये जो a मिला ना, इसकी वजह से d निकाल लेंगे। अब अभी अपन ने AP की शर्त यूज करी है, अब कौन सी शर्त यूज करेंगे, GP की। ये संख्याएं किस में आ चुकी हैं, GP में, गुणोत्तर श्रेणी में। और अगर ये संख्याएं GP में है तो बीच वाले का वर्ग बराबर पहला इंटू तीसरा। a का मान कितना रखेंगे, 9, कितना हो जाएगा 10 माइनस डी, a का मान 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16, a का मान 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस डी। यह किस में है बेटा, जीपी में। तो 16 का होल स्क्वायर बराबर 10 माइनस डी इंटू 30 प्लस डी। इस समीकरण को अपन हल कर लेते हैं। ये बन रहा है आपके पास 256 बराबर 300, ये वो माइनस 30 डी प्लस डी माइनस 20 डी माइनस डी स्क्वायर, ये हुआ डी स्क्वायर प्लस 20 डी। जैसे आपको मिला माइनस का 300 माइनस 256 44 बराबर 0। ये आपको समीकरण मिल रहा है। इसको हल करके अपन किसका मान निकाल ले बेटा, यहाँ से d का मान निकाले, और d के फिर से 2 मान आएंगे, दोनों को हल करेंगे, वापस यहाँ रखेंगे। वो जो संख्याएं अपने से पूछी जा रही है वो संख्याएं मिल जाएंगी। संख्याएं किस में मिलेगी, जीपी में, क्योंकि d किस में जा रही है, देखो गुणोत्तर श्रेणी के अंदर, ठीक है। अब इसको हल करो, इसे गुणनखंड कर लो, 44, एक तो अपने पास इसका फैक्टर आएगा 16, 8, 12 और 8, 44 नहीं आ रहा है, 300 डी स्क्वायर प्लस 20 डी माइनस 44, 11 इंटू 4 कर सकते हैं अपन इसके फैक्टर, 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 फैक्टर बन रहा है ना, प्लस 22 डी माइनस 2 डी माइनस 44 बराबर 0। तो डी इंटू डी प्लस 22 माइनस 2 डी प्लस 22 बराबर 0, डी प्लस 22 डी माइनस 2 बराबर 0। बेटा डी के 2 मान मिले, डी बराबर 2, डी बराबर माइनस 22, ये आ गए डी के दोनों मान। अब ये डी के मान यहाँ रख देते हैं, डी बराबर 2 और ए बराबर कितना आया था 9, ए बराबर 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे 9 माइनस 2 7, यहाँ रखोगे संख्याएं अपने को ये वाली बतानी पड़ेंगी, जीपी वाली संख्याएं लीजिए, यहाँ रख दीजिए 10 माइनस डी, तो 10 माइनस डी तो हो गया 8, 16 और 30 32, इधर ले आइए, कितना हो गया,
ये इधर रखोगे तो 22, तो ये हो गया 32, यहाँ रखोगे 16 माइनस 22, 16, 30, 8, ये रही आपकी संख्या 8, 16, 32, क्योंकि जीपी में आनी चाहिए। सवाल किसमें पूछा जा रहा है बेटा? गुणोत्तर श्रेणी में। ये बन गया आंसर, इसकी आवश्यकता नहीं है, ए बराबर 9 रखने की आवश्यकता नहीं है। डी बराबर 2 है तो ये आंसर, और डी बराबर -22 है तो ये आंसर। संख्याएं पूछिए तो आंसर एक ही होगा, श्रेणी पूछिए तो आंसर 2 होंगे, एक बार बढ़ते हुए क्रम में, एक बार घटते हुए क्रम के अंदर। अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं इस प्रकार दी हैं कि उनमें से पहली 3 तो गुणोत्तर श्रेणी में है और अंतिम 3 समांतर श्रेणी में। जो अंतिम 3 समांतर श्रेणी में है ना, उनका भी सारवंतर दिया हुआ है 6। एक शर्त और दे रखी है कि पहली संख्या व अंतिम संख्या समान है, तो संख्याएं कौन सी है ये हमें बताना है। ठीक है, अपन कैसे शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? संख्याएं मान लेते हैं, हम मान लेते हैं संख्याएं हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। पीछे की 3 संख्याएं मैंने मान ली है, इस पहली को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पीछे की 3 बताई गई है कि एपी में। ये पीछे की तीनों संख्याएं किसमें है? एपी में। और जो अंतिम संख्या है वही संख्या क्या पहली संख्या की जगह आएगी? मतलब यहाँ क्या मुझे a प्लस डी ही लिखना है, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और दे रखी कि ये वाली जो तीनों है ना, ये वाली तीनों पहली 3 यह किसमें है? जीपी में, और ये 3 किसमें है? एपी में। सब कुछ दिया हुआ है सवाल के अंदर। अब हम क्या करें कि इसको हल कर पाए? क्या तरीका है अपने पास इसको हल करने का? और कुछ दिया था सवाल में? नहीं दिया था। एक चीज दी थी 6, उसका प्रयोग अपन यहाँ कर सकते हैं। बन जाएगा a प्लस 6, a माइनस 6, a और a प्लस 6, जिसमें से ये 3 किसमें है? एपी में है बेटा, और ये 3 किसमें है बेटा? जीपी में। शर्त लगा दो यार, जीपी की शर्त लगा दो इसके अंदर। योग योग तो अपने पास ही नहीं। जीपी की शर्त क्या होती है कि बीच वाले का जो वर्ग होगा वो बराबर पहला इंटू तीसरा हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a बराबर a स्क्वायर प्लस 6a। ये a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाएं, कितना हो जाएगा? 36 बराबर 18a। a बराबर कितना आ गया बेटा? 2। a का मान मिला आपको 2, a मिल गया, रख दो यहाँ पर। और a इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा? 8, 2 माइनस 6 माइनस 4, 2 और ये 8। देखो पहली और आखिरी समान आई कि नहीं आई? आ गई। अच्छा, इनको देखो, 2 माइनस 4 6 एपी में भी है, और ये वाली देखो इसका वर्ग बराबर इन दोनों के आ रहा है, जीपी में है कि नहीं है? है। तो आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आया? 8 माइनस 4, 2 और 8। ये आपका आंसर बन रहा है, हल बन रहा है। शर्तें लगानी है, सही तरीके से लगानी है। ठीक है, उसके बाद अगले वाले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया जा रहा है कि समीकरण है द्विघात समीकरण जिसका मूल a और b है। एक और समीकरण है जिसके मूल c और d है। तो पहले समीकरण के मूल तो कौन है? a व b। दूसरे समीकरण के मूल कौन है? c और d। फिर क्या बोला जा रहा है कि ये a b c d जो चारों के चारों हैं, ये चारों a b c d मिलके क्या बना रहे हैं? एक जीपी बना रहे हैं। ठीक है, तो 13 नंबर में जो जो बोला जा रहा है पर उतना तो लिख लें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, इसके मूल तो मूलों का योग a प्लस बी आ जाएगा बेटा 3, ए बी आ जाएगा p। डन। फिर यहां से इसके मूल एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0। इसके लिए मूलों का योग आएगा 12 और इसके लिए मूलों का गुणन आ जाएगा q। ये भी हमने लिख लिया। एक और बात बताई गई है कि ये जो ABCD है बेटा, ये कौन सी सीरीज बना रहे हैं? जीपी। तो क्या मैं इसको ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब नहीं लिख सकता? पूछो क्यों लिखा है सर? अरे ABCD 4 अज्ञात है, अब अज्ञात 2 ही रह गए यार, एक तो a रह गया और एक r रह गया। इसका मतलब a प्लस बी, तो a प्लस ए आर बराबर 3 हो जाएगा। तो a इंटू 1 प्लस आर बराबर 3 हो जाएगा। इसमें रख दिया मैंने p का मान ए आर। c प्लस डी, तो c प्लस डी बराबर 12, c प्लस डी तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बराबर 12। ए आर स्क्वायर कॉमन निकालो तो 1 प्लस आर बराबर 12। ये आ गया समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। क्या हम इन दोनों समीकरण को हल करके कुछ ज्ञात कर सकते हैं? कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देंगे बेटा, तो कितना आएगा? a इंटू 1 प्लस आर अपॉन ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर
नहीं उल्टा लिख रहे हैं अपन, ऊपर की तरफ आएगा। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। 2/1 कर रहे हैं ना, a इंटू आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन a इंटू 1 प्लस आर बराबर 12/3। 1 प्लस आर ये सब तो कट गया, यहाँ से मिला आर स्क्वायर बराबर 4। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 4, ठीक है। आप कह सकते हो कि आर का मान या तो 2 होगा या -2 होगा। अब ज्ञात क्या करना है उस पर आ जाओ। ज्ञात करना है q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। ये q क्या है? q मूलों का गुणन, p क्या है? मूलों का गुणन। तो ये वैल्यू रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा सी डी प्लस ए बी अपॉन सी डी माइनस ए बी। सी डी वो भी अपने पास है, कितना आएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब प्लस ए बी का मतलब होगा ए इंटू ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर। देखो बेटा जी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ऊपर से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर कट जाएगा, ये कॉमन निकलेगा ए स्क्वायर। और कुछ कॉमन आ रहा है कि आर की घात 5 बनेगा, जब आर बनेगा तो आर कॉमन, आर की घात 4 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर वो भी कॉमन निकालो, निकाल लिया। और क्या कॉमन मिल रहा है वो देखो, आर की घात आर कॉमन मिल रहा है तो आर की घात 4 माइनस 1 मिलेगा। ये पद पूरा कैंसिल, आपके पास आया आर की घात 4 प्लस 1 अपॉन आर की घात 4 माइनस 1। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4, कितना हो जाएगा यहाँ रख दो, ये हो जाएगा 2 का आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 1। कितना हो गया बेटा ये आंसर 17/15। अनुपात 17/15। ए की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, आर की वैल्यू भी नीचे है, आर स्क्वायर से ही काम चल गया क्योंकि आर की घात 4 में आया अनुपात। आंसर आया 17/15। मूलों का योग, मूलों का गुणन सबकी जरूरत पड़ेगी, जीपी में संख्याएं मानने की भी आवश्यकता पड़ेगी। मूलों के योग से अपन ने समीकरण बनाया, उससे आर निकाला, फिर मूलों के गुणन से q प्लस पी अपन क्यू माइनस पी बनाया, उससे दिया गया अनुपात, जो पूछा गया अनुपात था वह ज्ञात कर लिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का pth, qth व rth पद, pवां, qवां व rवां पद क्रमशः abc है तो हमें q माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस आर माइनस पी इंटू लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू लॉग सी का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखोगे तो अगला सवाल 15 सवाल जो मैंने लिख के लिखा है वो भी वैसा ही है। फिर से गुणोत्तर श्रेणी का pth, qth व rth पद क्रमशः abc है तो 1 की पावर q माइनस आर। ये सवाल दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? दोनों सवाल एक ही हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगर आप इसमें लॉग लोगे तो क्या बनेगा q माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस आर माइनस पी इंटू लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू लॉग सी। क्या सेम क्वेश्चन बन जाएगा? दोनों क्वेश्चन एक है, पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो pth पद, प्रथम पद क्या है नहीं मालूम, अपन प्रथम पद कुछ मान लेते हैं, सपोज x है और सार्वनुपात हम मान लेते हैं y है, क्योंकि प्रथम पद और सार्वनुपात अपने पास नहीं है तो हमने x और y मान लिया। अब pth पद, तो pth पद tp वह कितना होगा x इंटू वाई की पावर p माइनस 1, ऐसा ही होगा। qth पद, अच्छा ये किसके बराबर होगा? a के बराबर। qth पद कितना होगा? x इंटू वाई की पावर q माइनस 1, तो वो b के बराबर। rth पद वो होगा x इंटू वाई की पावर r माइनस 1, वो किसके बराबर? c के बराबर। बनेगा ऐसा कि नहीं बनेगा? अरे nth पद का फॉर्मूला होता है ना बेटा, nth पद का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं अपन, है ना, nth पद के फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। तो pth पद पूछा है तो प्रथम पद इंटू सार्वनुपात की घात p माइनस 1 इसके बराबर होगा 1 है। qth पद, तो प्रथम पद इंटू सार्वनुपात की घात q माइनस 1
आरथ पद, तो प्रथम पद इंटू सर्वानुत्पाद की घात r माइनस 1 किसके बराबर, c के। अब क्या करें, दोनों तो लॉग ले ले। पूछो क्यों, क्योंकि सवाल में लॉग a आ रहा है तो लॉग लेना पड़ेगा। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। उससे क्या मिलेगा, यहाँ लिखते हैं, इसमें क्या बनेगा, लॉग a बराबर, इसका लॉग लेंगे बेटा, क्या ये गुणन वाला प्लस में आएगा, ये बन जाएगा लॉग x प्लस p माइनस 1 इंटू लॉग y। कैसे बना देखो ध्यान से, अच्छे से समझो, है ना। इसको ध्यान देना कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ये a, तो लॉग लिया तो लॉग a बन गया, इसको लॉग में लेंगे तो ये a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, और जो b की घात p माइनस 1 है ना, ये कहाँ आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, आगे की तरफ। ऐसे जब इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा, log b इज इक्वल टू log x प्लस q माइनस 1 इंटू log y, और ये क्या बन जाएगा बेटा, log c बराबर log x प्लस r माइनस 1 इंटू log y, ऐसा बन जाएगा। अगला काम क्या करना है अपने को, इसका मान ज्ञात करना था, तो हम क्या करें, log a की वैल्यू रख दे डायरेक्टली, है ना। पुट वैल्यूज ऑफ log a, log b एंड log c इस सवाल में रखेंगे। तो क्या था अपने पास, q माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस r माइनस p इंटू लॉग b प्लस p माइनस q इंटू लॉग c। लॉग a की वैल्यू यहां से उठाएंगे और रखेंगे, क्या बनेगा, q माइनस आर इंटू लॉग a की वैल्यू होगी बेटा लॉग x प्लस p माइनस 1 इंटू लॉग y प्लस r माइनस p इंटू लॉग b की वैल्यू उठा के रखोगे तो ये बनेगा log x प्लस q माइनस 1 इंटू लॉग y प्लस p माइनस q इंटू लॉग x प्लस r माइनस 1 इंटू लॉग y। अब हम इसको हल कर लेते हैं और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या क्या आएगा आपके पास, q log x माइनस r log x, पहले log x वाले सारे पद लिख रहा हूं, r प्लस r log x माइनस p log x प्लस p log x माइनस q log x। ये जो सारे हमने log x वाले पद एक साथ कर लिए, ठीक है। इनको एक साथ करने पर ये हुआ कि ये सारे पद आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो log x से गुणाने वाले तो सारे कैंसिल हो गए, q log x, r log x, तो r log x प्लस में आया। अब इस पे आओ, ये तो खत्म हो गए। अब q माइनस r इंटू p माइनस 1 इंटू लॉग y, फिर r माइनस p इंटू q माइनस 1 इंटू लॉग y। तो लॉग y तो कॉमन निकाल लो, है ना, लॉग y तो क्या करा, कॉमन निकाला, और इनको बना लेते हैं q माइनस r इंटू p माइनस 1 प्लस r माइनस p इंटू q माइनस 1 प्लस p माइनस q इंटू r माइनस 1। बेटा जी इसको हल कर लेते हैं, इधर पहले का तो जीरो हो चुका है, लॉग y के साथ क्या बन रहा है अपन उसको कैलकुलेट करते हैं, वो बनेगा qp माइनस q माइनस आर पी प्लस आर, फिर इधर बनाओ प्लस आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, इधर बनाओ प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। चेक कर लो कि कुछ कट रहे हैं क्या पद, देखो तो प्लस का क्यू पी प्लस का क्यू पी माइनस का पी क्यू कैंसिल हुआ, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ये रहा अंत में, यह कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस का आर पी प्लस का आर पी, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो गया, प्लस का आर क्यू और माइनस का आर क्यू, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का पी और माइनस का पी, ये भी कैंसिल हो गया। जब सभी को कैंसिल होना है तो आंसर कितना मिलना है, अंतिम स्थिति में 0, शून्य आंसर मिल रहा है। अब क्या किया अपन ने, प्रथम पद और सारानुपात को मानने के बाद पीवा पद, क्यूवा पद व आरवा पद ज्ञात करा है, ठीक है, ये लिखे वो। अब पीवा पद ए, क्यूवा पद बी और आरवा पद कितना माना बेटा अपन ने, सी। फिर उनका दोनों तरफ क्या लिया, लॉग लेकर के लॉग ए लॉग बी सी के समीकरण बनाए, उनका मान जहां प्रश्न में पूछा था वहां रख दिया और उसको हल कर लिया। अगला सवाल भी वैसा ही है, ध्यान से देखोगे तो पीएथ पद, क्यूएथ पद, आरएथ पद क्रमशः एबीसी, मतलब यहां तक की कहानी तो वही चलेगी पूरी, सेम रहने दो एज इट इज। फिर इसमें रखोगे मान, अब ए की घात में q माइनस आर रखोगे,
ठीक है ना, a की घात मतलब इसकी घात में q माइनस r रखोगे, तो आसान करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका log ले लेंगे बेटा। जब log लेंगे तो क्या बनेगा, q माइनस r आगे आकर के log a प्लस r माइनस p log b प्लस p माइनस q log c। ये पिछले सवाल में ही बदल जाएगा, अर्थात इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग अलग है। ओके, अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। अनंत गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र पर आधारित प्रश्न है ना, बेस्ड ऑन इनफाइनाइट जीपी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न देना। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो योग का सूत्र था वो याद है क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला था a/1 माइनस r, जहां पर शर्त थी कि मॉड ऑफ r किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इस पर तो इस श्रेणी को देखो ध्यान से, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। दोबारा देखो 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4। क्या ये जीपी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, तो इसका योग क्या होगा, a कौन है, 1 अपॉन इसका r कितना है, 1/2। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका r, 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 1 मिल रहा है, 1/4 अपॉन 1/2 आ रहा है, कितना आ गया ये 1 अपॉन 1/2, आंसर कितना आ गया 2 आ गया, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग। अगला वाला प्रश्न देखो, फिर इस वाले को देखो, 3 की घात चल रही, तो इसका जो घातें वो जुड़ेंगी, क्या बनेगा ये 3 की घात 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, कहाँ तक जा रहा है बेटा, अनंत तक जा रहा है। क्या फिर से अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनी, बिल्कुल बन गई है। क्या लिखेंगे, 3 की घात में 1/2 तो प्रथम पद है, 1 माइनस 1/2 बेटा कितना हो गया, 3 की घात 1/2 अपॉन 1/2, मतलब आंसर कितना आ गया 3। ये क्या मिल गया आपको, 3 इसका आंसर मिल गया। उसमें प्रथम पद 1 था, इसमें प्रथम पद 1/2 है, ध्यान से देखना। फिर देखो अगला सवाल, तीसरा वाला, सिंपल फॉर्मूला आधारित प्रश्न चल रहे हैं अभी अपने, है ना। a कितना है 2, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना है 6, r पूछ रहा है आपसे, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योग का फॉर्मूला 1 माइनस r, इसमें इसकी जगह रखेंगे 6, यहाँ रखेंगे 2, 1 माइनस r, ठीक है। कितना हुआ ये 3 बराबर 1 अपॉन 1 माइनस r, हल करोगे तो आएगा 3 माइनस 3r बराबर 1, और r बराबर कितना हो गया ये 2/3। r का मान 1 से छोटा आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था, r मिल गया आपको 2/3। फॉर्मूला आधारित प्रश्न अनंत गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है। अब इस पर इन सब का रिवीजन हो गया। अब आगे अगले सवाल पे 19 नंबर पे क्या कह रहा है, यदि x 1 प्लस a स्क्वायर से लेकर अनंत तक है, y 1 प्लस b से b स्क्वायर से जाता हुआ अनंत तक है, तो हमें 1 प्लस ab का होल स्क्वायर प्लस ab का होल क्यूब, इसका योग अनंत श्रेणी तक कितने रूप में लाना है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 के रूप में लाना है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा बेटा, 3 बार करना पड़ेगा, है ना। उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और उससे हल करते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 अपन ने कंप्लीट कर लिया। 19वें प्रश्न को हल करने के लिए पहले एक्स का मान निकालते हैं, इस श्रेणी का मान एक्स बराबर बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर से लेकर के अनंत तक, ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस ए। कैसे, a अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना है 1, आर सार्वनुपात कितना आ रहा है ए। ऐसे ही y के लिए बनाओगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर से अनंत तक, तो ये कितना बनेगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। ये आपको y मिल गया, इससे a निकालो और इससे b निकालो, तो इससे आएगा x इंटू 1 माइनस ए बराबर 1, ये होगा x माइनस ए एक्स बराबर 1। हल कर लें इसको, ये कितना बनता है बेटा, x माइनस 1 बराबर ए एक्स और x माइनस 1 अपॉन x बराबर a। ये आपके पास a का मान आया। हमें हल करना क्या है, हमें हल करना है 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल क्यूब, इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी को हल करना है, ठीक है ना। तो अपन इसको हल करते हैं। अब यहाँ से ये होगा y इंटू 1 माइनस बी बराबर 1, y माइनस बी वाई बराबर 1, ये वाला आ जाएगा। इसको हल करो, ये बनेगा आपके पास y माइनस 1 बराबर बी वाई और y माइनस 1 अपॉन y बराबर b। ये आपके पास b का मान आ गया, a का मान आ गया, b का मान आ गया, काम खत्म हो गया। अब a b की अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं।
ठीक है, वो क्या दी हुई है अपने को, प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल क्यूब कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसका योग क्या होगा बेटा, 1/1 माइनस ए बी, a/1 माइनस आर। सर्वानुपात कितना है देखो ना, ए बी अपॉन 1 ए बी, ए बी होल स्क्वायर अपॉन ए बी, ए बी, तो सर्वानुपात कितना हुआ, ए बी। अब यहाँ वैल्यू रखो। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। इनकी वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू रखो बेटा y माइनस 1 अपॉन वाई, और इसको हल कर लेते हैं। एलसीएम एलसीएम लेके कितना आएगा, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, इधर लोगे एक्ससीएम, एक्स वाई माइनस कितना आएगा, एक्स वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस 1, और हल करो इसको, एक्स वाई अपॉन ये कट गया, प्लस का एक्स प्लस का वाई माइनस 1। क्या हमें यही सिद्ध करना था, जी हाँ हमें यही सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगले सवाल को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22। ध्यान से देखिए, सवाल वही है अनंत गुणोत्तर श्रेणी का या श्रेणी के योग ज्ञात करने का, लेकिन सवाल का फॉर्मेट बदल गया है, सवाल का रूप बदल गया है, पूछने का तरीका बदल गया है। ठीक है, अब अगर इस वाले सवाल को देखें तो इस 20वें सवाल में लिखा है सिग्मा r बराबर 1 से 10 तक। इसका मतलब कुल मिला के पद कितने होंगे बेटा, पद हो जाएंगे 10। r बराबर 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 10 तक, कुल पद कितने हो जाएंगे, 10। अब उसको तोड़ दो, आप सवाल को तोड़ दो दो अलग अलग टुकड़ों में। ये r बराबर 1 से 10 तक 2 प्लस सिग्मा r बराबर 1 से 10 तक 3 की पावर r। ये क्या करा अपन ने, दो अलग अलग सवालों में प्लस से उस सिग्मा को, समेशन को, योग को तोड़ दिया। तो ये जो 2 कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा सिग्मा r बराबर 1 से 10 तक, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस सिग्मा r बराबर 1 से 10 तक 3 की पावर r। ये 1 1 1 कितनी बार आएगा, 10 बार। तो होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार लिखेंगे बेटा, 10 बार। प्लस इसमें r बराबर 1 रखो, r बराबर 2 रखो, r बराबर 3 रखो, कहाँ तक रखो, 3 की घात 10 तक। तो कुल 10 पद मिलेंगे ऐसे, इनका योग ज्ञात करना है। अच्छा ये 10 बार करा तो कितना हो गया, 10, तो कितना हुआ 2 × 10, तो यहाँ आ गया प्लस। अब इसमें क्या ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला भूलना मत, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला a × 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो a × r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी लिख रहे हो, वो नीचे ऊपर नीचे एक जैसा बन जाता है। ठीक है, पहला पद कौन है, 3 की पावर n, n क्या होती है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है, 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सर्वानुपात भी 3 ही चल रहा है यार, देखो ना, 3 स्क्वायर अपॉन 3, 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर 3, सर्वानुपात भी 3 है, प्रथम पद भी 3 ही है। ये हुआ 20 प्लस 3/2 × 3 की घात 10 माइनस 1। इस रूप में इसका हल बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके बेटा, अगले वाले सवाल पे ध्यान देते हैं। कौन सा सवाल है, 21 नंबर। अब इसमें 10 की जगह कहाँ तक लेके जाने हैं पद, अनंत तक लेके जाने। तो जब अनंत तक पद जाएंगे तो योग क्या है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योग का फॉर्मूला a/1 माइनस r। लेकिन क्या इसको पहले माइनस से तोड़ दे, जी बिल्कुल तोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, r बराबर 1 से लेकर के अनंत तक 3 की पावर r माइनस सिग्मा r बराबर 1 से अनंत तक 2 की पावर r। ठीक है, अब क्या करा, विद्यार्थी ने देखा कि ये तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, बनाओ, फॉर्मूला लगाया उसने, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब से कहाँ तक जा रही है, अनंत तक, माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब से कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लिया, उठाया, लगा दिया, 3/1 माइनस 3 माइनस 2/1 माइनस 2, सारा खेल गड़बड़ा गया।
पूछो क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए शर्त भी तो लिखते हैं बेटा। शर्त क्या लिखते हैं कि जो r होता है वो -1 से 1 के बीच में होना जरूरी है। r अगर -1 से 1 के बीच में नहीं होगा तो खेल ही नहीं चलेगा। ध्यान से देखो, 3 + 3² + 3² तो अनंत, ये तो बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत इसका आंसर आएगा। ये वाला भी अनंत आएगा, ये वाला अनंत थोड़ा बड़ा आएगा, ये वाला अनंत थोड़ा छोटा आएगा, लेकिन आंसर तो फिर से अनंत ही आएगा। तो इसका जो हल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? अनंत ही मिलेगा। तो अगर आप इस सवाल के लिए बात करें तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा? अनंत। और इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने सवाल लिख के दिया था, ध्यान देने के लिए कि आपका इस पर ध्यान जाता है या नहीं जाता है। अगर ये सवाल n पदों के लिए होगा ना तो सॉल्व हो पाएगा, n पदों के लिए इसको हल कर पाओगे, लेकिन अनंत पदों के लिए सवाल को हल नहीं कर पाओगे क्योंकि r का मान 1 से छोटा नहीं है ना, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या लिखोगे बेटा? फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि r जो है वो 1 से छोटा नहीं है। r का मान एक में 3 चल रहा है और एक में 2 चल रहा है। हाँ, इसी में 10 पदों तक, 20 पदों तक, n पदों तक पूछा होता तो हल करके बता देते। अनंत गुणोत्तर श्रेणी लगाने के लिए r हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं, 22 नंबर वाले पे। इसको ध्यान रखिएगा, जो अभी बात समझाई गई है आपको। देखो अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर। क्या कह रहा है कि यदि f(x + y) बराबर fx × fy है, जहां पर x और y प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, f1 का मान दिया हुआ है 3, तो 1 से लेके n तक जाने पर अगर योग 120 आता है तो n का मान क्या होगा? पहले तो जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। n तक जा रहे हैं, ये योग कितना है? 120। इसका मतलब f1 + f2 + f3 ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं बेटा? fn तक जा रहे हैं और वो कितना आ रहा है? 120। तो वो n कितना है ये जानना चाहता है। ठीक है, अब इसके अनुसार चले। गिवन क्या है? f1 का मान कितना है? 3 दिया है। f(x + y) बराबर fx × fy। पुट x बराबर y बराबर 1, दोनों को 1 1 रख दिया। क्या मिलेगा मुझे? f2। लेकिन मैं उसको लिखूंगा क्या? f1 × f1 मतलब 3 × 3 मतलब 3²। बोले क्यों? क्योंकि मुझे f2 चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए? f3। पुट x = 2 y = 1। देखो x = 2 y = 1 क्या बनेगा? f3। लेकिन मैं इसको क्या लिखूंगा? f2 × f1। f2 का मतलब 3² × 3 तो कितना आ जाएगा? 3³ इसका मतलब f4 कितना आने वाला होगा? 3 की पावर 4। f1 कितना आ रहा है? 3 की घात 1। f2 कितना आ रहा है? 3 की घात 2। f3 कितना आ रहा है? 3 की घात 3। तो ये जो समीकरण है ये असल में क्या बन गया? 3 + 3² 3³ से लेकर के 3 की घात n तक क्या है? जीपी गुणोत्तर श्रेणी, n पदों का योग। 3 × 3 की पावर n - 1/3 - 1 बराबर 120। इसको हल कर लेते हैं अपन। 3/2 3 की पावर n - 1 बराबर 120। कितना हो गया ये बेटा? इधर जाएगा 240 80। तो 3n - 1 बराबर 80, 3n बराबर 81, 3n बराबर 3 की पावर 4, n बराबर कितना आया? 4। तो अगर 4 पदों तक लिखेंगे ना इसको तो अपने पास योग 120 आ जाएगा। इनका मान कितना मिला आपको? 4 120। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगले सवाल देखते हैं बेटा। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के सवाल आ गए। 8 + 88 + 888 + 8888 इस तरह के होंगे। n पदों तक का योग क्या आएगा? इनके n पदों का योग क्या मिलेगा? ये अपने को ज्ञात करना है। जैसे एक सवाल से समझते हैं ना। Sn = 8 + 88 888 ऐसा चलता जाएगा कहाँ तक? n टर्म्स तक, n पदों तक। ठीक है, 8 8 8 8 n बार आएगा। सबसे पहला काम तो ये करिए, इसमें से 8 कॉमन निकाल लो। ये ऐसा मिलेगा n बार। हमने 8 कॉमन निकाल लिया, उसको 1 में बदल लिया। ठीक है, अब अगला काम क्या करें? इसको 9 से गुणा भाग कर दें। किससे? 9 से गुणा भाग कर दें। क्या होगा उससे? 9 + 99 प्लस, बोले हमसे 8 88 नहीं हो रहा था, आप 99 पे ले जा रहे हो। मुश्किल करा रहे हो आप सवाल को, क्या आसान करा रहे हो?
अभी देखो सवाल आसान बनने वाला है, कैसे बनने वाला है वो देखना। अब क्या करा मैंने, इस 9 को लिखा 10 माइनस 1, इस 9 को क्या लिखा 10 माइनस 1, इस 99 को क्या लिखूंगा 10 स्क्वायर माइनस 1। अब लग रहा हुआ दिमाग में कि जीपी बन जाएगी, तो इस 999 को क्या लिखेंगे बेटा 10 क्यूब माइनस 1, इसको 10 की पावर 4 माइनस 1। तो ऐसे ही अब अंतिम वाले को क्या लिखेंगे 10 की घात 1 माइनस 1। मिल गया ना, देखो अंतिम पद भी इजीली मिल जाएगा। वैसे थोड़ी सी देर लगती है हल करने में। अब क्या करें 8/9 एक जीपी बन रही है, देखो 10 की घात कहाँ तक जा रहे हैं n तक, तो ये जो 10 की जीपी बन गई। और माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार n बार, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन n बार। उसको भी लिखते हैं अपन हल करके, क्या बनेगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n। इस जीपी के योग का आंसर, उसका आंसर n। आगे हो गया सॉल्व, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, कितना हो जाएगा 8/9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n, ये बन जाएगा इसका हल। क्या ऐसे ही हम इस 5 5 5 5 वाले को बना पाएंगे? कुछ भी नहीं करना यार, देखो सेम बनेगा 5 5 5, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ भी 5 ही आएगा। और इसका वाला अगर मेरे सवाल में 6 6 6 दिया तो उसका आंसर भी ऐसे ही आएगा। तो इस 24 वाले के लिए जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे 5/9, देखो बिल्कुल वैसे ही लिख लोगे, क्योंकि 8 की जगह क्या आएगा कॉमन 5, बाकी सारी प्रोसेस तो वो की वही है, उसमें तो 8 का कोई रोल ही नहीं है। तो 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू n। तो अगर मैंने सवाल ऐसा दिया 6 प्लस 66 प्लस 666, तो उसमें क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये सवाल तो इजीली बन जाएंगे। अब दशमलव वाले सवाल, 24 वाला तो हो गया, 23 24 तो एक जैसे ही बन रहे हैं, 25 26 की बात करते हैं, दशमलव वाले सवाल की बात करते हैं। इनको कैसे चेंज करेंगे, देखो 25वें सवाल पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का हल, Sn इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 0.555 ऐसे चलता जा रहा है n टर्म्स तक। तो सबसे पहले तो इसको दशमलव में से बाहर निकाल लें, क्या बनेगा ये Sn इज इक्वल टू 5/10, डबल 5/10 स्क्वायर, ट्रिपल 5/10 की घात 3, 5 5 5 10 की घात 4, अंत में आ रहा होगा अपॉन में 10 की पावर n। अपन बाद में उससे निपटेंगे। कुछ कॉमन बन रहा है क्या पहले वो देख लो, इसको 1/10, इसको 1/10 स्क्वायर, उसको 1/10 क्यूब ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये 5 तो कॉमन निकाल लो, कितना आएगा वो देखो 1/10 1/10 11/10 स्क्वायर, ट्रिपल 1/10 क्यूब, ऐसा चलता जाएगा। 9 से गुणा भाग करने पर फायदा होगा क्या, 9 से गुणा भाग करने पर फायदा होगा क्या, ये देखो 5/9 9/10 99/10 स्क्वायर 999/10 क्यूब, ऐसा चलता जा रहा है। 5/9, इसको क्या लिखोगे आप 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, देखो वापस वो बनता है कि नहीं बनता, बनता है। 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, क्या ये बनेगा, ये रहा, ये रहा 1 माइनस 1/10 की पावर 3, क्या ये वाला बनेगा, बिल्कुल देखो बनेगा। ऐसे अंतिम वाले को क्या लिखोगे बेटा 1 माइनस 1/10 की पावर n। अंतिम पद शुरू में लिखने से कोई मतलब नहीं है, बाद में लिखो, इजी हो जाएगा। अब ये क्या बना Sn इज इक्वल टू 5/9, 1 1 1 1 कितनी बार n बार, माइनस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब से लेकर के कहाँ तक 1/1/10 की पावर n तक। क्या ये फिर से n पदों की गुणोत्तर श्रेणी बन गई। इसका योग ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू 5/9, ये 1 1 1 तो n बन चुका है, n माइनस प्रथम पद 1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, 1 माइनस r की पावर n अपॉन
तो 1 माइनस आर, एस एन बराबर 5/n, यहाँ n रहेगा, ये होगा 1/10, ये कितना हो गया 1 माइनस। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10 9/10। आगे इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब ऐसा ही सवाल एक और लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो, फिर ये वाला लिखा हुआ है। फिर 26 वाले को कैसे करोगे बेटा, इसको क्या लिखोगे 15/10², फिर इसको 15/10³, फिर इसको लिखोगे 15/10⁴, ऐसे चलता जाएगा। कॉमन क्या आएगा 15, 1/10², 1/10³ 1/10 की पावर 4 कहाँ तक ले जाओगे 1/10n तक। फिर इसमें क्या करोगे 15/9, 9/10², 15 कॉमन निकाला ना, क्या बचेगा 15 कॉमन निकाला तो 1 बचेगा, 1 1 1 1 इतना ही बच रहा है। तो डायरेक्ट जीपी, हम इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं, तो वैसे ही जीपी है। इस जीपी का प्रथम पद कौन है 1/10², 9 से गुणा भाग करने की आवश्यकता कहाँ है यार, तो वैसे ही जीपी है ना 15 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n। पद कितने होंगे n माइनस 1 होंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू नहीं हुआ है। अपॉन 1/1 माइनस 10², इससे इसका आंसर आ जाएगा। पदों की संख्या का ध्यान रखना, पदों की संख्या n नहीं है, क्योंकि 1 से शुरू होता तो n होती है, तो 2 से शुरू हुआ है ना, 10² से शुरू हो रहा है, तो 10² से शुरू हो रहा है तो 10n तक जा रहा है, तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर n ही होगी। ठीक है, ये वाला बन जाएगा n माइनस 1 पद, 1 माइनस 1/10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 10², ये बन गया इसका आंसर। दशमलव वाले सवाल भी आप इस तरीके से हल कर सकते हो। 23 24 है तो कॉमन निकालो, अंदर 111 बचेगा, 9 से गुणा भाग करो, फिर उसको बदलो, और दशमलव वाले तो बटे में आ जाएगा, फिर उसको हल करो। अब आगे शुरू करते हैं बेटा, है ना। ये गुणोत्तर श्रेणी के सवाल हो गए, गुणोत्तर श्रेणी पे अपने उदाहरण हो गए। अब अपन आते हैं गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन पर। ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, इसको GM से दर्शाया जाता है या कभी कभी G भी बताया जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी वाला समांतर माध्य याद है ना, समांतर श्रेणी वाला समांतर माध्य तो नहीं भूले हो ना, उसी के अनुसार इस गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर माध्य भी निकालेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यदि A, B, C GP में है, A, B, C किस में है GP में, तो ये आप जान चुके हो कि B/A बराबर C/B होता है, अर्थात B² बराबर AC होता है, तो B बराबर होगा √AC। B बराबर कितना होगा √AC। तो ये जो B होता है ना, ये B ही कहलाता है इस ज्योमेट्रिक मीन। B, A तथा C का गुणोत्तर माध्य है। और ये गुणोत्तर माध्य कौन सा है, एकल गुणोत्तर माध्य। कौन सा गुणोत्तर माध्य, एकल गुणोत्तर माध्य, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, एकल गुणोत्तर माध्य है ये। इसका मतलब एक से अधिक गुणोत्तर माध्य भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, A के बीच में दो संख्याओं A एंड B के मध्य n गुणोत्तर माध्य रखे जा सकते हैं। दो संख्याओं A व B के मध्य n गुणोत्तर माध्य रखे जा सकते हैं। अब वो जो n गुणोत्तर माध्य होंगे ना, रखने पर क्या होगा, A, G1, G2, G3, इस तरह से हमने गुणोत्तर माध्य रख दिए n। तो जो नई श्रेणी बनेगी ना, ये नई श्रेणी भी क्या होगी बेटा, एक GP ही होगी, एक गुणोत्तर श्रेणी ही होगी। ठीक है, A, G1, G2, G3, इस तरह से जो श्रेणी बन रही है ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी ही होगी। इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कौन होगा, A
अंतिम पद कौन होगा, b। ये g1 g2 g3 ये सब के सब क्या होंगे, गुणोत्तर माध्य। अगर हम बात करें इसमें प्रथम पद की तो a, अंतिम पद b, पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी, गुणोत्तर माध्यों की संख्या प्लस 2। तो प्रथम पद क्या लिखेंगे, a, अंतिम पद क्या लिखेंगे बेटा, b, अंतिम पद b, पदों की संख्या पदों की संख्या वो हो जाएगी n+2। ठीक, अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1। अब यहाँ अंतिम पद कौन है, b। तो अगर हम उससे कैलकुलेट करें तो क्या हमें यहाँ पर क्या सार्वनुपात वाली जीपी बन रही होगी वो भी पता लग जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पता लग जाएगा। क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n+2-1, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, n+2 है। तो क्या लिखोगे बेटा, b इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n+1 और b अपॉन a इज इक्वल टू आर की पावर n+1। तो r बराबर कितना आ जाएगा, b अपॉन a होल पावर 1/n+1। इस सूत्र से यह जो गुणोत्तर श्रेणी बन रही होगी समांतर गुणोत्तर माध्यों के द्वारा, इस गुणोत्तर माध्यों की जो सीरीज बन रही होगी उसका r मिल जाता है। अगर आपको प्रथम पद पता है, r पता है, तो क्या आप कोई से भी नंबर का गुणोत्तर माध्य भी कैलकुलेट कर पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर पाएंगे सर। कैसे कर पाएंगे, देखो अपन यहाँ लिख लेते हैं। इस श्रेणी के अंदर ये पहला पद है t1, ये दूसरा पद है t2, ये तीसरा पद है t4। ऐसे ही जो b है ये कौन सा पद है, t+n+2th पद है ना। और ये इसके पहले वाला कौन सा है, n+1th पद है। अब जो t1 है वो प्रथम पद है, तो जो g1 है प्रथम गुणोत्तर माध्य वो कौन सा पद है, t2 है। क्या उसको ar की पावर 2-1 से ar लिखेंगे। फिर g2 होगा तो उसको t3 मतलब क्या ar² लिखेंगे। तीसरे गुणोत्तर माध्य को मतलब चौथा पद, तो क्या हम उसको ar³ लिखेंगे। अगर इसी तरह से चलते जाए तो nth वाला हो गया ar की पावर n। अर्थात अगर मुझे 15 नंबर का गुणोत्तर माध्य चाहिए तो ar की घात 15 लिखना चाहिए। अगर मुझे 22 नंबर का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो मुझे ar की पावर 22 लिखना चाहिए। अगर मुझे छठे नंबर का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो मुझे ar की पावर 6 लिखना चाहिए। r कहाँ से आएगा, अंतिम पद और प्रथम पद की मदद से r मिलेगा, b अपॉन a होल पावर n+1। जहाँ पर ये n क्या है, n क्या है, n क्या है, गुणोत्तर माध्यों की संख्या। n क्या है बेटा, गुणोत्तर माध्यों की संख्या। n इसमें गुणोत्तर माध्यों की संख्या को दर्शा रहा है। a और b दो संख्या उसमें जोड़ दी, इसलिए कुल पद हो गए थे n+2। ठीक है, तो पहली बात, दो संख्या a और b है तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, √ab। उनके बीच में कितने गुणोत्तर माध्य रखे जा सकते हैं, कितने भी गुणोत्तर माध्य रखे जा सकते हैं। मान लीजिए हमने उनके बीच में n गुणोत्तर माध्य रखे, जो हमने उनके बीच में n गुणोत्तर माध्य रखे हैं उन गुणोत्तर माध्य को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, gn = ar की पावर n। ओके, और आगे बात करते हैं इसी में। अगर तीन संख्याएं होंगी तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य तो हो गया √ab। तीन संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तीनों का गुणन होल पावर 1/3। चार का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, चारों का गुणन होल पावर 1/4। तो अपन इस बात को भी लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य होगा ab होल पावर 1/2 अंडर रूट, है ना। a b c का गुणोत्तर माध्य होगा a b c होल पावर 1/3। a b c d का गुणोत्तर माध्य होगा a b c d होल पावर 1/4। समांतर माध्य याद है कि नहीं याद है, चार संख्याओं का समांतर माध्य हुआ तो करता था a + b + c d अपॉन 4। तीन का तीनों का योग बटे 3, 10 का दसों का योग बटे 10, n का nों का योग बटे n। तो ऐसे ही कर दिया, 10 होंगे तो 10 का गुणन होल पावर 1/10, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हमने a और b के मध्य n विभिन्न गुणोत्तर माध्य रखे थे उन सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणन क्या होगा।
ऐसे ही हमने ए और बी के बीच में n समांतर माध्य रखे थे बेटा, तो उन सभी n समांतर माध्यों को रखने के बाद उन सभी का योग हमने ज्ञात किया था। अब यहाँ क्या ज्ञात कर रहे हैं, ए और बी के बीच में रखे गए सभी n गुणोत्तर माध्यों का गुणन ज्ञात कर रहे हैं। ओके, कैलकुलेट करते हैं अपन उसको। ए व बी के मध्य रखे गए n गुणोत्तर माध्यों का गुणन, जो ए और बी के मध्य n गुणोत्तर माध्य रखे जा रहे हैं उनका गुणन। तो देखिए ए, G1, G2, G3, इस तरह से Gn, B, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, Gp बना रहे हैं। इसमें प्रथम पद A, अंतिम पद B, पदों की संख्या n+2, इससे क्या मिलेगा बेटा, r अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n+2 माइनस 1 n+1, r बन गया था अपना b अपॉन a होल पावर 1/n+1, ये r बन गया। अब मैंने G1 को लिखा तो वो आएगा AR, G2 को लिखूंगा AR², G3 को लिखूंगा AR3, और ऐसे करते करते Gn पे लिखूंगा AR की पावर n। क्या करना है, इन सबका गुणन करना है ना, इनका गुणन ज्ञात कर रहे हैं। तो ऐसा लिखते हैं इसको चिन्ह में, पाई जी आई बराबर 1 से आई बराबर n तक। ठीक है, पाई का चिन्ह क्या बताता है, गुणन, सिग्मा का चिन्ह क्या बताता है, योग। तो इसका अर्थ हुआ G1, G2, G3 कहाँ तक, Gn तक। तो ये कितना होगा बेटा, AR², AR3 कहाँ तक, AR की पावर n तक। A कितनी बार आया, n बार आया। A कितनी बार आ गया, n बार आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, n इंटू a। r का क्या हुआ, r की जो घातें हैं क्या वो आपस में जुड़ जाएंगी। देखो कैसे, ये लिखा हुआ r, r², r3, r की पावर 4 कहाँ तक जा रहा है, r की पावर n तक जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या लिखा इसको, n a r की पावर में 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक। जुड़ेंगे नहीं, सभी घातें जुड़ जाएंगी। कर देते हैं वैसा। बेटा ये कितना बन गया, n a r की घात में आएगा n इंटू n+1/2। ये समझ चुके हो सबके सब इस बात को, कि क्या n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब r की वैल्यू रखोगे, r की वैल्यू है आपके पास b अपॉन a होल पावर 1/n+1, n a b अपॉन a n इंटू n+1/2 गुणन में 1/n, क्योंकि घात की घात आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये n+1 कट जाएगा, क्या बचेगा, n a b अपॉन a होल पावर n/2। इसको हल करते हैं, ये आएगा n a b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2। अच्छा, ये यहाँ पर जो a आया था आपके पास, योग में नहीं गुणन में आया था, ये ध्यान रखिएगा। ये n कितने में आया था, गुणन में आया था ना, n आपके पास गुणन में आ रहा है, a इंटू a इंटू a इंटू a, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3, तो n इंटू ये बनेगा a की घात n। ये यहाँ थोड़ा सा इसको सही करना, n a नहीं a की घात n बनेगा वो, क्योंकि योग में नहीं आया है, गुणन में आया है, तो ये बनेगा a की घात n। यहाँ पर भी होगा a की घात n, यहाँ पर भी होता बेटा ये a की घात n, और यहाँ पर भी इसको सही करके क्या लिखेंगे अपन, a की घात n। हाँ, उधर n/2 आ ही चुका है, तो कितना हुआ ये, a की पावर n माइनस n/2, b की पावर n/2, ये बन जाएगा a की पावर n/2, b की पावर n/2। ठीक, इसको अपन लिखेंगे a इंटू बी होल पावर n/2। इसमें भी क्या करते हैं, इस 1/2 को अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a b होल पावर 1/2 होल पावर n। तो क्या इसको हम g की होल पावर n लिख सकते हैं, जहाँ पर g क्या है, a और b का गुणोत्तर माध्य। g क्या है, a और b का गुणोत्तर माध्य।
ये जी क्या है, ए व बी का गुणोत्तर माध्य। अंडर रूट ए बी क्या है, ए व बी का गुणोत्तर माध्य। तो ये गुणन निकाल लिया अपन ने, ए आर जी1 ए आर स्क्वायर जी2 ए आर क्यूब जी3, इस तरह से पूरा लिखा। ए की पावर एन बाहर अलग चलता रहा, आर की घात में आया एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, आर की वैल्यू रखी, एन प्लस वन कटा, ये बना एन बाई टू, ए की पावर एन बी की पावर एन बाई टू ए की पावर एन बाई टू। इसको हल कर लें, ये बनेगा आपके पास ए की पावर एन बाई टू इंटू बी की पावर एन बाई टू, कुल मिला के आ रहा है ए बी होल पावर वन बाई टू मतलब अंडर रूट ए बी होल पावर एन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि n समांतर माध्यों का योग क्या था, n समांतर माध्यों का योग था a व b के समांतर माध्य का n गुना, a व b के समांतर माध्य का n गुना। तो ऐसे ही n गुणोत्तर माध्यों का गुणन क्या है, a व b के गुणोत्तर माध्य की घात n। 10 गुणोत्तर माध्य रखे जाते हैं, 10 गुणोत्तर माध्य रखे जाते हैं, तो उनका गुणन क्या होगा, संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होल पावर 10। देखो आया ना, होल पावर n। ठीक है, लिखिए इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।